डियर स्टूडेंट्स, आपका 824 बीएन विज्ञान का जो आज पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। और जो मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों के लिए दिया था, आप लोगों ने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपकी मर्जी है। जो बच्चे पास भी नहीं हो पाते उनके लिए मैंने वो मॉडल पेपर डाला था, और वो बच्चे पास हुए होंगे अगर उसने वो मॉडल पेपर पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने मॉडल पेपर पढ़ा है, और साथ ही साथ मैं कुछ सॉल्यूशंस आपको बता देता हूँ जो कि आपका आंसर सही होने वाला था। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। देखो, वक्रता त्रिज्या हमेशा जो है, आर रेडियस जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में दी जाती है, लेकिन मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर एक ही इकाई है। अगर किलोमीटर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक मीटर से आप सेंटीमीटर बना सकते हो, मिलीमीटर से भी सेंटीमीटर बना सकते हो, सेंटीमीटर से आप मीटर बना सकते हो। तो यानी कि सारी इकाइयां मिली जुली हैं। तो इनमें से सभी जो आप ऑप्शन लिखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें सारे के सारी इकाइयां एक ही चीज़ डिनोट करती हैं। मैं मीटर को सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, बस मेरे को चेंज करना होगा। मैं मीटर को मिलीमीटर भी, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से आपका जो है एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर लेते हैं। अगर वो सेंटीमीटर देगा तो इसमें सारी इकाइयाँ एक है, कॉमन इकाई बोलते हैं इसको। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर आ जाता। इसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जो है प्रवेश करने पर, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे प्रवेश करते हैं तो एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा, क्यों होगा? जब जो है वो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, व्हेन इट इज गोज थ्रू द आपका जो है डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करना था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के तीन तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काट जाता है। तो सॉरी, तीन नहीं, किसी प्रतिरोध आर, कोई भी प्रतिरोध है आर, रेजिस्टेंस है उसका, और उसको जो है तार के टुकड़े को चार बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है। और काटने के बाद इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम मतलब 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4, इस तरह से। तो ये पूछ रहा है कि अगर यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर डैश अपॉन में आर का अनुपात का मान आपको निकालना। अगर ये पूछता आर अपॉन में आर डैश तो आंसर आता 16, लेकिन इसने उल्टा पूछ लिया है, पूछा है कि आर डैश अपॉन में आर, तो इसका आंसर आएगा 1/16। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अगर ये आप जानते ही हो, जैसे मैंने बताया, आप 1/1 जो चार टुकड़े हैं तो 1/1 जोड़ लो, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आर डैश ऊपर है, अगर आर डैश नीचे होता तो 16 आंसर आता, लेकिन आर डैश यहाँ पे आर डैश अपॉन में आर पूछा है, तो यह आंसर आ जाएगा 1/16। ये हो गया आंसर। इसके बाद में आते हैं, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा हमेशा जो एम्पियर में मापी जाती है, तो एम्पियर में मापने के लिए एमीटर यूज किया जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। आपको अच्छी तरह से बताया था मैंने मॉडल पेपर में। उसके बाद में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मॉडल पेपर से। जिस बच्चों ने इसको पढ़ लिया होगा उसको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी होगी स्ट्रगल करने की, आसानी से वो पास कर सकता है और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, थोड़ा सा और स्टडी किया होगा उसने बुक से। तो द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने बता दिया आपको कि ये जो यूनिट होता है, ऑल ऑफ दीज जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारी यूनिट सेम हो। ठीक है, बस कन्वर्जन करना पड़ता है। इसके बाद में वही चीज़ है, एन ऑप्टिकल रे पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट इफ दे द रे पासेस फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही है, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर आपको कट कर दिया गया है इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, लेकिन आर डैश अपन में आर पूछा है। अगर आर अपन आर डैश पूछता तो आंसर आता 16, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा इसमें 1/16 आ जाएगा, जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, तो उसको हम करते हैं एमीटर से मेजर। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन जो है डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मुझे प्रकाश का परिवर्तन के नियम क्या है, इसे रेखा चित्र बना करके जो है समझाना है। इसके बाद में है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल लेंस लगा हुआ है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक जो है सवार, वो 4 मीटर की दूरी पर उससे है। मतलब पीछे कोई बाइक चल रही हो 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे 2 मीटर का वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दे रखा है, आपको एफ निकालना है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करवाता हूँ, तो आप अगर वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बस केवल आप रटने वाले हो, फिर आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज कर देगा तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने बताया था वक्रता त्रिज्या जो आर होती है, अगर वो आपका उसका आधा कर दोगे, आर को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका जो है एफ निकल जाता है। तो इसमें एफ निकालना था आपको। तो एफ जो है 2/2 करके एफ जो है आपका 1 आ जाता। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा
रहा हूँ, मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ। इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो पूरा कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दो, मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा, जैसे कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था। तो इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन आपको करना है। अब देखिए इसमें क्या है, उसके पीछे कोई दूसरा है, तो 4 जो मीटर ये दूरी दे रखी है, ये क्या दे रखा है आपको, यू की डिस्टेंस दे रखी है। तो आपको यहाँ से देखो ये आर मिल गया, और आर से आप एफ निकाल लेते, यू आपको मिल ही गया, तो वी निकाल लेते, वी निकालते तो आपके पास में वी की लगभग लगभग, मैं अप्रोक्सीमेटली आइडियली वैल्यू बताता हूँ, मैंने निकाला नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप जो है इसमें 1 प्लस में आपका आ जाता 1/4, इसका तो 1 आता एफ, 1/में एफ होता, तो 1/में एफ की वैल्यू क्या है 1/में एफ, एफ कितना निकाला 1, 1/1 बराबर 1 ही होता है, तो 1 प्लस में 1/4 ये वाला हो जाता। और इनको सॉल्व करते तो आप ये आ जाता लगभग लगभग 5/4 यानी 5/4, और 5/4 को आप करते डिवाइड तो आ जाता 1.25 मीटर में। तो क्योंकि ये मीटर में दिया है तो मीटर में आता, तो आपका जो है आपका आंसर कितना आ जाता, वो आ जाता, ये पूछ रहा है जो बाइक सवार है दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाया जाएगा, तो ये लगभग दूरी दिखाई जाएगी 1.25 दूरी पर, ठीक है, मीटर पे। तो ये इसका आंसर आने वाला था। अगर इसने अववर्धन पूछा होता, मैग्नीफिकेशन पूछा होता, तो मैग्नीफिकेशन भी हम निकाल सकते थे, ठीक है, मैग्नीफिकेशन अगर पूछता तो हम निकाल सकते थे, उसका भी कुछ आंसर आ जाता, जो कि हम कह सकते थे वी अपॉन में आपका जो है यू होता है, माइनस वी अपॉन में यू होता है, वी की वैल्यू 1.25 आती, और वी की वैल्यू हमारे को दे ही रखा है, यू की वैल्यू 4 दे ही रखी है, तो ये 4 से डिवाइड कर देते तो इस तरह से आ जाता। और यहाँ पर जो है पूछा, अगर इसने पूछा होता कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनता वो वर्चुअल बनता यानी आभासी बनता, इरेक्ट बनता यानी कि सीधा बनता। वर्चुअल होता है तो वो सीधा होता है, मैंने आपको जब पेपर सॉल्व कराया था तो ये चीज़ बताई थी कि वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा, तो ये छोटा भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते थे। एक उत्तल लेंस अवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से आपको समझाना है। तो मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें बता रखा है मैंने कि कौन सी डायग्राम कैसे बनेगी, पर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे शायद ना हो पाया हो। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है इस क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इसको इंग्लिश में सॉल्व कर पाए होंगे। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ और पूछी गई है थर्ड क्वेश्चन में, 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता है आपकी 2, 3 और 6, इन इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान जो है 4.5 ओम निकले और 1 ओम निकले। 1 ओम के लिए तो आपको इसको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालना है, यानी कि समानांतर क्रम में डालोगे। समानांतर मतलब 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, अगर इनको करते हो तो आपका आंसर रहता जो है समानांतर क्रम में के जिसको पैरेलल बोलते हैं तो 0.1 ओम आ जाता। लेकिन आपका 4.5 निकालना है तो इसको आपको टुकड़ों में जोड़ना पड़ता, यानी कि आपको पहले 2 रेजिस्टेंस लेकर के उनको जो है पहले आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते, यानी कि 3 ओम को और 6 ओम को पहले आपको इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ता, 3 को और 6 को, 3 को और 6 को जब आप पैरेलल में जोड़ते तो आपका एलसीएम आ जाता 6, और 6 आ जाता एलसीएम, तो आपके पास में आ जाती इसकी वैल्यू 2 प्लस में 1/6, यानी कि 3/6 आ जाता, 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाता। 1/2 को अगर डिवाइड करते तो 0.5 तो आपको मिल गया, 0.5 आपको मिल गया। अब 4 ओम और लाना था, 4 ओम के लिए फिर आप इसको चेक करते फिर कौन से क्रम में जोड़ना आ जाते, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी आसानी से 4 नंबर नहीं, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन घुमा दिया इसने, ठीक है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा तंग किया है, 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें तंग किया गया है आपको, और ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्जामिनर को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए था, इस क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाया उसने, सीधा सीधा पूछ लेता 2 और 3, 5 और 6, 11 ओम पूछता तो 11 ओम आ जाता सीधा सीधा, अगर हम इसको सीरीज में जोड़ देते तो, लेकिन इसने ज़्यादा घुमा दिया क्वेश्चन को। चलिए, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मैंने बता दिया था भैया कि टेम्परेचर पर, उसके क्षेत्रफल पर, मटेरियल पर, और उसके जो है अनुप्रस्थ काट पर, जो सभी पे जो है उसका करता है, लंबाई पे भी करता है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया था, अगर आपने पढ़ा था मॉडल पेपर तो चारों चीज़ें आप लिख के आए होंगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। दूरदृष्टि दोष से मैंने अभी आपके सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, नेक्स्ट पेपर जो आपका इंग्लिश का होने वाला है उसके भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो उनको भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करवा रखा है, और उसके अलावा एसएसटी का पेपर सॉल्व करवा रखा है, यानी कि कोई भी पेपर आपका छोड़ा नहीं है जो आप देने वाले हैं, तो उनको कर लेना। यहाँ पर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए जो है यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए जो है किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बना करके आपको समझाना है। तो मैंने बताया था न्यूनतम दूरी और आपकी क्या होती है, इसके लिए अलग से
से वीडियो बनाया था, आपके प्लेलिस्ट में बहुत नीचे की तरफ वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। ये प्रिज्म वाला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन किस प्रकार होता है, एक आरेख बना के बताइए, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इसी तरह से ये इंग्लिश वर्जन है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया। इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते, इसको पैरेलल प्लस सीरीज में जोड़ना पड़ता, तब जाके आपका आंसर आता है, यानी कि इसको घुमाया गया है एक नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये सारा का सारा इंग्लिश वर्जन है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं उनको पता होगा, और मैंने मॉडल पेपर सेट करवाया था। अगर आपने उसको पढ़ा है तो भैया आप तो नंबर बढ़िया लेके आए हो, बल्ले बल्ले हो गई होगी आपकी। और कमेंट में आप बता देना कि किसने किसने मॉडल पेपर पढ़ा है, और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, वो बता देना कि उसका आंसर आपने लिखा या नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक परिपथ है, इसको भी थोड़ा ज़्यादा लंबा दे दिया, R1 R2 R3 R4 R5 दुनिया भर के दे दिए रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तीनों को पैरेलल में कर लेते पहले, कि 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में R4, 1 अपॉन में R5, 1 अपॉन में R6, इन तीनों का निकाल लेते। और यहाँ पे 1 अपॉन में R2 और 1 अपॉन में R3, इन दोनों का निकाल लेते। इन दोनों का निकाल के, इन दोनों का निकाल के जोड़ देते। ठीक है, तो ये हो जाता आपका क्या, पैरेलल में, और ये है आपका सीरीज में। जब ये पैरेलल वाला जोड़ देते तो ये भी सीरीज में बन जाता, और ये भी पैरेलल वाला जोड़ देते तो ये भी सीरीज में बन जाता। बस इसको आराम से निकाल सकते थे। कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे दिया गया है कि R4 R5 और R6 जो है 30 ओम है। यहाँ पे सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है। R1 जो है 10 का दे रखा है मान, R2 और R3 को इसने बराबर बताया। R2 और R3 कितना है, 20 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो 1/20 1/20 इस तरह से हो गया है। 2/20, 2/20 का मतलब 1/10, 1/10 आ गया इसका आंसर। और इसी तरह से 1/30 1/30 1/30, यानी कि आ गया आपका 3/30। 3/30 का मतलब हो गया आपसे 3 एकम 3, और फिर से 1/10, इसका भी 1/10, इसका भी 1/10, ऑलरेडी ये 10 दे रखा है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका आसानी से निकल जाता सीधा R1, यानी कि 10 प्लस में 1/10 प्लस में 1/10, तो आप इसका एलसीएम निकाल लेते, आसानी से आपका जो है आंसर निकल जाता। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। तो ये तो रेजिस्टेंस निकालते। अब इसमें एक चीज़ पूछी थी इसने, 12 वोल्ट के साथ में जो बैटरी संयोजित किया गया है, तो आपको प्रतिरोध की जो है धारा जो प्रवाहित हो रही है वो बतानी है। तो यहाँ पे बैटरी को भी काउंट करना था। अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे बता देना, पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। ठीक है, तो कमेंट्स करना मत भूलना। और आपका सामाजिक विज्ञान, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके मैंने डाला हुआ है मॉडल पेपर्स को, प्ले लिस्ट में देख लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सभी, मैंने जितने भी पेपर अभी तक बनाए हैं उनमें से सभी में से क्वेश्चन आए हैं। जिसने जिसने पढ़ा है उसको पास होने का तो टेंशन नहीं है, यानी कि वो पास हो चुका है। तो पढ़ लेना, फायदे में रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर अथवा में है कि विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र बना करके कार्यविधि, 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था। ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूरा का पूरा आ गया है, पूरे आसान शब्दों में समझाया था। अगर आपने किया होगा तो 7 नंबर यहाँ से मिल गए। मैं आपको उंगलियों पे नंबर गिना सकता हूँ कि आपके 40 50 से ज़्यादा इसमें मैंने जो करवाए थे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 40 50 नंबर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपने करा होगा। 7 नंबर यहाँ से आ गया। मैंने 4 नंबर अभी आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ तो सारे छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत आसान आसान एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, और इन एमसीक्यूज़ को आपने कर दिया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर जो मीडियम जिसका इंग्लिश वर्जन है वो देख लेंगे। उसके बाद में पार्ट बी में आपसे पूछा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, सभी ने अच्छे तरह से किया होगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से जो है आपने किया होगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट पूछा गया है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः 6 होगा। जो जिसका मान 7 से कम होता है वो आपका क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो पीएच मान कितना होगा, 6। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट किया उसका भी आंसर सही हो गया। अच्छा, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोन समूह की उपस्थिति है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है कीटोन समूह जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के डबल बॉन्ड से बंधा होता है। तो आपको इसमें से वो आंसर चूज करके बताना था। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने सही किया नहीं किया। हम देखते हैं आपके कमेंट में कितना दम है और आपने कितना सही किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यही है इंग्लिश वर्जन में, इसका ऑप्शन थर्ड सही होना था। इसके बाद में इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होना था। और इसके बाद में मैंने बताया कि इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद में आपका उपचयन अपचयन की व्याख्या करनी है उदाहरण के साथ। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है मैंने बताया, हमेशा हमने डिस्कस किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड जो है इसको एक बार लेके चलता है। आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है। मैंने आवर्त सारणी में किधर से किधर जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, मॉडल पेपर में करवाया हुआ है। इंग्लिश वर्जन में करवाया है, हिंदी वर्जन में मैंने अथवा वाला पार्ट छोड़ा था। ठीक है, इसके बाद में है एक्सप्लेन करना है, वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखी गई है। छठे क्वेश्चन का जो है ये आपका
इंग्लिश वर्जन है। इसके बाद में आपका 7वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल और एसीटोन का आयुपेक नेम बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सोचा भी नहीं था कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, जो कि मॉडल पेपर में भारी भारी पूछे थे और यहाँ पे हल्का क्वेश्चन पूछ लिया। कोई क्वेश्चन इसने यहाँ पे भारी पूछा है, कोई क्वेश्चन इसने वैसा पूछा है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है आपका, तो एसिटिक अम्ल को हम बोल देंगे एथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आयुपेसी नेम जो हो जाएगा एथनोइक एसिड हो जाएगा। और एसीटोन को जो हम बोलते हैं प्रोपेन टू वन, तो प्रोपेन टू वन जिसने लिखा होगा तो आयुपेक नेम इसका सही हो गया, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिए। इसका एसिटिक अम्ल का लिखना था एथनोइक एसिड या एथनोइक अम्ल, और जो है इसका लिखना था प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन डैश टू और डैश वन, ONE1, ठीक है। तो वो आ जाता आपका एसीटोन का नाम। तो इस तरह से इसका नाम लिखना था। और यहाँ पे जो है अभिक्रियाएं थी, इस अभिक्रियाओं को जो है आपको संतुलित करना था। पहले तो इनका आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम का फॉर्मूला क्या बनेगा, तब जाके इसको संतुलित कर पाते हैं। जैसे कि जिंक को Zn से करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट आपका हो जाता है AgNO3। तो इस तरह से आपका जो है इसको करना पड़ता, तब जाके आपका जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर बनता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आपका राइट करना है आईयूपीएसी, वही चीज़ एसिटिक एसिड और एसीटोन का जो मैंने अभी अभी बता दिया, और इसको बैलेंस करना था। इसके बाद में है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण बताना है, एथिल अल्कोहल को सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं, एथिल अल्कोहल को जो NOH के साथ गर्म करते हैं, एसिटिक अम्ल को जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आपने जरूर किए होंगे मेरे हिसाब से। एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2CR2O7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इसके साथ करवाते हैं। इसके बाद में है आपका देखो साबुन की अभिक्रिया की सफाई मैंने बताया था, संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या है, ये भी बताया था। अगर ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, मॉडल पेपर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया होगा। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हाइड्रोफोबिक जो है उसका वो होता है पूंछ, वो जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है और वो मैल को कैद कर लेती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको ढंग से समझाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कर दिया होगा। तो ये इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पे आसानी से आप इसको कर सकते थे। इंग्लिश में भी मैंने इस मॉडल पेपर को आपकी रिक्वेस्ट पे सॉल्व करवा दिया था। आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो अच्छी बात है, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। खंड ग जो है सेक्शन सी पार्ट की बात करें तो निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ATP को हम जानते हैं उसके नाम से, ATP, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला था। इसके बाद जो बी पार्ट है, इसमें पूछा गया है आपका निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं, कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, इनमें से कौन सा एक जो है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है जंतुओं में, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में जो है आपका मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पे, सबने लिख दिया होगा यार, अभी तो मटर खा के उब गए होगे, सर्दी चली गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका घ पार्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत जो है बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सभी ने अच्छी तरह पढ़ा है और सबने आंसर सही दिया होगा, ओजोन परत। तो इस तरह से चारों आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गए। आंसर तो आपने कोई छोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे ATP करना था, यहाँ पर जो है आपको नर्वस सिस्टम करना था, यहाँ पर जो है आपको पी करना था, मटर करना था, और यहाँ पर जो है आपको ओजोन लेयर करनी थी। तो इस तरह से ये चारों आंसर हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला से आपका समझते हैं, खाद्य श्रृंखला के बारे में मैंने बहुत स्पष्ट करा है। और जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखनी है, पराग कोश का एक है नामांकित चित्र बनाना है, पराग कोश का नामांकित चित्र के बारे में हमने बताया था आपको। जनन स्वास्थ्य पर आप अपनी मर्जी से कोई एक टिप्पणी लिख सकते थे। इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया, जो देखिए यहाँ पर मुकुलन में और पूर्ण उद्भवन में जो है आपको अंतर बताना था। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में छोटा सा डायग्राम करके बताया था, 4 नंबर वहाँ से मिल जाते। परिवार नियोजन की विधियों को बताना है, मैंने जितने भी आपके होम साइंस वगैरह के पेपर करवाए थे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही सिंपल है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते थे। आप इतने बड़े हैं कि परिवार नियोजन के लिए क्या क्या विधियाँ आवश्यक होती हैं, सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बना सकते थे। अगर आपको ये नहीं करना था तो आहार नाल का चित्र भी बना सकते थे। तो आपके ऊपर डिपेंड था आपको कैसे करना था। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था, एक दो क्वेश्चन जरूर घुमाए गए, वो सही नहीं है। मैं भी चाहूँगा कि वो बोर्ड जो है उस क्वेश्चनों में जो है थोड़ा ढिलाई बरते, क्योंकि उसने क्वेश्चन को घुमाया है और बच्चों के लेवल से हाई किया है। और उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वक्राणु की संरचना का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो ये वक्राणु का जो संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना इसने बोली है, तो आपने जो है इसको कर दिया होगा। एक्सर्सन जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने दूसरे बोर्ड्स में करवाया था। आप केवल अपने बोर्ड्स के पेपर पढ़े होंगे तो फिर आपको, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी मैं 10th के पेपर कुछ बनाता हूँ, तो चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, आप एक बार नज़र ज़रूर मार लें, क्योंकि वो नज़र मारने से ये होता है कि एक आइडिया रहता है कि यार इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता तो मैं क्या लिखता। तो आपको ज़रूरत थी केवल आपको सारे पेपर्स को पढ़ने की, आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप थोड़े से पछता रहे होंगे। बाकी मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको दिए। मेंडल के अनुवांश
अंशानुगत नियमों की व्याख्या करनी है, ये तो आपका नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन है, टीचर ने बहुत बार बताया होगा कि इसको भाई पढ़ लेना, रट लेना। तो ये था आपके इस क्वेश्चन पेपर के छोटे से छोटे और मोटे से मोटे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी आप पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना ना भूले, डिस्प्ले हो रहा है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को देख करके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।